हेलो प्यारे बच्चों। कैसे हैं बच्चों आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे। बच्चों आज की वर्कशीट के हमारे 2 पार्ट हैं, यानी आप मान सकते हैं कि लगभग 2 वर्कशीट हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन वर्कशीट आज की इंटरेस्टिंग है। तो मैं पार्ट बी से शुरू कर रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है ज़्यादा, इसलिए। वर्कशीट है आज हमारी 158, पार्ट बी है ये। आगे पढ़ेंगे हम पार्ट ए। ये वाला पार्ट ईवीएस से रिलेटेड है और आज डेट है 1 फरवरी। ठीक है बच्चों। बच्चों एक और इम्पोर्टेंट बात है, जैसे जिस चैप्टर की वर्कशीट आपकी आती है तो आप ये मान के चलिए कि उस चैप्टर को आपको पढ़ाया जा रहा है वर्कशीट के थ्रू। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप उस चैप्टर को घर पे भी पढ़ें। जैसे ही वर्कशीट ख़त्म हो जाती हैं तो आपकी स्कूल की तरफ से मान लिया जाएगा कि आपके लिए ये चैप्टर ख़त्म कर दिया गया है, यानी पढ़ा दिया गया है आपको। तो मेरा आपका सजेशन रहेगा कि आप एक बार घर पे पढ़ें, चाहे अपने बहन भाई की हेल्प से पढ़ें या फिर ऑनलाइन पढ़ें या फिर पेरेंट्स की हेल्प से पढ़ें। एक बार पढ़ें ज़रूर। हमारे चैनल पे भी हम चैप्टर्स के वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, करवाएंगे ज़रूर। ठीक है बच्चों, तो चलिए वर्कशीट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेज वाली है। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम तो सब बढ़िया हैं जी। आप बताओ, क्या आप जानते हैं कि पानी का हमारे जीवन में क्या महत्व है। हम सब जानते हैं पानी के बिना तो हमारा जीवन पॉसिबल ही नहीं है, असंभव है। क्या आप पानी के बिना अपने जीवन की कल्पना कर सकते हैं। नहीं कर सकते। पानी के बिना कोई जीवन संभव नहीं है। हम अपनी पहली कार्यपत्रिका में पानी की उपयोगिता के बारे में पढ़ चुके हैं। इससे पहले जो कार्यपत्रिका थी यानी वर्कशीट थी, उसमें हम पानी की उपयोगिता के बारे में पढ़ा था। अगर नहीं भी पढ़ा है तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने जानते हैं कि पानी हमारे लिए कितना ज़रूरी है, बस इतना काफ़ी है। ठीक है। आज हम पानी के विभिन्न स्रोतों की जानकारी करेंगे। स्रोतों का मतलब है बच्चों जहाँ से हमें पानी मिलता है, वो पानी का स्रोत होगा। ठीक है। पानी के स्रोत यानी सोर्स ऑफ वाटर। सोर्स ऑफ वाटर वह स्रोत है जिसके द्वारा हमें पानी प्राप्त होता है। जैसे कहाँ से होता है, नदियाँ हैं, तालाब हैं, और भी जैसे समुद्र है, इन सब से हमें पानी मिलता है। तो ये सब हो गए हमारे पानी के स्रोत। तो बस चलिए देखते हैं आगे क्या है। प्रश्न नंबर 1, चित्र देखकर पानी के विभिन्न स्रोतों के नाम लिखिए। ये हमें एक चित्र दिया है, इसको देख के हमें पानी के अलग अलग स्रोत बताने हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है पानी के स्रोत इसमें। सबसे सामने तो बच्चों ये दिख रहा है, ये क्या है, ये है एक कुआं। ठीक है। ये है बच्चों क्या है, ये दिख रहा है हमें समुद्र। ठीक है। ये क्या है, जहाँ पे देखो जिराफ पानी पी रहा है। कहाँ पानी पी रहा होगा जिराफ, या तो तालाब में पी रहा होगा या किसी झील में पी रहा होगा। ठीक है बच्चों। ये है बच्चों देखो यहाँ पे, इसको बना के पानी को पीछे इकट्ठा किया गया है पहले, और फिर ज़रूरत के हिसाब से इधर पानी छोड़ रहे हैं। तो ऐसा किस में होता है बच्चों, ऐसा होता है हमारे बांध में। बांध यानी डैम। ठीक है बच्चों। तो ये है हमारा बांध, जिसको बना के पानी को इकट्ठा किया गया है पहले, उसके बाद ज़रूरत के हिसाब से छोड़ा जा रहा है। तो ये हो गया बांध। और क्या दिख रहा है, ये देखो, ये क्या है, ये है नदी। नदी बह रही है। तो हो गए सोर्स, इतने दिख रहे हैं हमें। ठीक है। तो यही सब आपको लिखना है, नाम लिखना है इन सब का। समुद्र लिखना है, कुआं लिखना है, नदी लिखनी है, तालाब या झील निकला है, बांध लिखना है। ठीक है बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है,
आपके घर में पानी का मुख्य स्रोत क्या है? आपके घर में पानी कहाँ से आता है? मुख्य स्रोत जहाँ से पानी ज़्यादातर पानी आता है क्या है? जैसे किसी के घर में हो सकता है नल से आता हो, किसी के घर में कुएं से आता होगा, किसी के घर में ट्यूबवेल यानी जो बोरिंग होती है उससे आता होगा, किसी के घर में टैंकर आते होंगे, कोई तालाब से पानी लाता होगा। तो जिस भी सोर्स या स्रोत से आपके घर में पानी आता है उसका आप नाम लिख सकते हैं। ठीक है, इजी। प्रश्न नंबर 3 है, बच्चों जैसा कि आपने ऊपर दिए गए चित्र में देखा कि पानी के बहुत सारे स्रोत होते हैं। देखा हमने 4-5। चित्र में दिखाए गए स्रोतों के अतिरिक्त कुछ अन्य स्रोतों के नाम लिखिए। अब हमने इस चित्र में देखा, क्या देखा? समुद्र देख लिया, नदी देख ली, कुआं देख लिया, तालाब देख लिया, बांध देख लिया। इनके अलावा क्या हो सकता है? बारिश हो सकता है, नल हो सकते हैं, और क्या हो सकता है बच्चों? झरने हो सकते हैं, झरने हो सकते हैं। और जो कैनाल है, कैनाल को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? नहर। नहर हो सकता है, ट्यूबवेल हो सकता है, ट्यूबवेल यानी बोरिंग वाली जो होती है वो हो सकती है। और भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो जो आपको मन में आ रहा हो तो वो लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हैं बच्चों, हमारे जल संसाधन बहुत ही मूल्यवान है। मूल्यवान क्यों है? मूल्यवान मतलब कीमती है, क्योंकि इनसे हमें पानी मिलता है और पानी के बिना हम जी नहीं सकते, जीवन संभव नहीं है। इसलिए पानी के स्रोत, जल संसाधन यानी पानी के स्रोत इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, लेकिन हमारे दैनिक क्रियाकलापों के कारण, जो हम रोज़ के काम करते हैं उनके कारण ये संसाधन दूषित होते जा रहे हैं। दूषित मतलब गंदे होते जा रहे हैं, जिससे जल प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। जल प्रदूषण क्या है बच्चों? जल प्रदूषण यानी पानी का गंदा होना। पानी का गंदा होना ही जल प्रदूषण कहलाता है। अतः हमें इसे रोकना चाहिए। अगर पानी गंदा हो गया तो हमारे काम का नहीं रहेगा। गंदा पानी पीने से बीमारियां फैलती हैं। जल प्रदूषण से अभिप्राय यानी जल प्रदूषण से मतलब है उन निकायों, मतलब जो वाटर बॉडीज़ हैं, पानी के स्रोत हैं जहाँ से पानी मिलता है, जैसे कि नदियों, झीलों, समुद्रों और भूजल। भूजल मतलब ज़मीन के अंदर का पानी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अंडरग्राउंड वाटर, मतलब ज़मीन के अंदर का पानी के पानी दूषित होने से है। मतलब इन सब का पानी अगर गंदा हो जाता है तो हम उसको जल प्रदूषण कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, नीचे दिया गया चित्र देखें और बताएं कि पानी दूषित कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं इसको थोड़ा जूम करके कि पानी कैसे कैसे गंदा होता है। इसमें दिखाया गया है बच्चों, ये देखो फैक्ट्रियों की चिमनियाँ हैं, इनसे धुआं निकल रहा है खूब सारा। ये दिखाना चाह रहा है कि ये फैक्ट्रियों की यानी कारखानों की चिमनियाँ हैं। अब कारखानों में जो काम होता है वहाँ से बहुत सारा ऐसे गंदा मलबा निकलता है। उनको ये फैक्ट्रियाँ पानी के स्रोतों में, जैसे मान लो तालाब में छोड़ दिया, समुद्र में छोड़ दिया, नदियों में छोड़ देते हैं, और वो बहुत बड़ी मात्रा में होता है, जिससे वो पानी गंदा हो जाता है। और क्या है, हमारे घरों में है। हमारे घरों में हम पानी काम में लेते हैं और जो गंदा हो जाता है उसको हम ऐसे ही फेंक देते हैं, नाले में फेंक दिया, किसी नदी में फेंक देते हैं अगर पास में होती है, तो उससे भी हम पानी को गंदा करते हैं। कचरा फेंक देते हैं हम, ये देखो कचरा तैर रहा है। नदी के किनारे कपड़े धोते हैं, कपड़े धोते हैं, उससे भी पानी गंदा होता है। तो ये हैं सारे जल प्रदूषण के कारण। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी से रिलेटेड है अगला हमारा प्रश्न नंबर 5। नीचे दी गई गतिविधियों को पढ़कर सही या गलत का निशान लगाया। अब हमें पढ़कर बताना कि ये बात सही है या गलत है। पहली बात क्या है, आसान है, देखिए, हमें कपड़े नदी के किनारे धोने चाहिए। अब बताओ, नदी किनारे कपड़े धोने चाहिए कि नहीं धोने चाहिए? नहीं धोने चाहिए, क्योंकि गलत बात है, इससे पानी गंदा होता है। कारखाने से निकलने वाले रासायनिक पदार्थों को नदियों में, समुद्रों में फेंकना चाहिए।
अब बताओ ये सही बात है कि गलत बात है? ये गलत बात है। अभी हमने ऊपर देखा, इससे पानी गंदा हो जाता है और जल प्रदूषण होता है। तीसरा क्या है? हमें नदियों व तालाबों में कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। अभी कह रहा है कि हमें नदी तालाबों में कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए, तो ये तो सही बात है। हम कूड़ा नहीं फेंकेंगे तो पानी गंदा नहीं होगा। अगला क्या है? गंदे नालों के पानी का निकास नदी में नहीं करना चाहिए। जो गंदे नाले हैं उनको नदियों में नहीं छोड़ना चाहिए, तो ये तो सही बात है। ऐसा करने से हम पानी को गंदा होने से बचा सकते हैं। बच्चों, अगर इस चैप्टर के आपको और प्रैक्टिस करनी है तो अपनी अभ्यास पुस्तिका की पेज नंबर 118 और 19 पे आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। और एक अच्छी बात हमें सीखने के लिए क्या है? जल के सदुपयोग व बचाव के बारे में चर्चा करें, जैसा कि ब्रश करते वक्त नल खुला न छोड़ें। बच्चों, पानी पता है हमें कितना इम्पोर्टेंट है और इसको हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आगे बहुत सारी जगहों पे पानी की कमी है और आगे हो सकता है चल के हमें बहुत सारी पानी की कमी देखने को मिले। तो अभी से हमें पानी का सदुपयोग यानी अच्छे से उपयोग, सोच समझ के उपयोग करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। जैसे हमें कई लोगों की आदत होती है, हम ब्रश कर रहे हैं तो नल खुला है, और भी बहुत जगह हम पानी वेस्ट करते हैं, बर्बाद करते हैं, तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों, ये था आज की वर्कशीट का पार्ट बी। अब चलिए पार्ट ए की तरफ चलते हैं। तो ये है बच्चों हमारी आज की वर्कशीट का पार्ट बी, जो कि हिंदी की वर्कशीट है एक तरह से। चलिए देखते हैं बिना किसी देरी किए आज हमें हिंदी में क्या सीखने को मिलेगा। तो मेरे साथ साथ रीडिंग करिए। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया हैं जी हम, तो आप बताओ। अच्छा बच्चों, बताइए कि जब आपको मुफ्त में कोई चीज़ मिलती है तो आपको कैसा लगता है? अब कोई चीज़ फ्री में देगा तो हमें तो मज़ा ही आएगा, मज़ा आता है। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक का पाठ मुफ्त ही मुफ्त पढ़ेंगे। आपकी पाठ्य पुस्तक है, उसका पाठ है मुफ्त ही मुफ्त। जो आपकी रिमझिम बुक है उसका चैप्टर मुफ्त ही मुफ्त है, उससे रिलेटेड आज की वर्कशीट है। तो उसी को हम देखेंगे आज और जानेंगे कि उसमें भीखू बाई को क्या मुफ्त मिल रहा है। उसमें एक आदमी है जिसका नाम भीखू बाई है, उसकी के बारे में दिया हुआ है। देखते हैं क्या मिलेगा उसको फ्री और उन्हें मुफ्त की चीज़ पाकर कैसा लग रहा है। आइए बच्चों, पाठ की कुछ पंक्तियों को बोल कर पढ़ते हैं। आपकी पाठ की कुछ पंक्तियाँ ये दी गई हैं, इनको हमें बोल बोल के पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं। एक दिन भीखूबाई का मन नारियल खाने का हुआ। ठीक है जी। ताज़ा मुलायम कसा हुआ शक्कर के साथ, एकदम ये ऐसा खाने का उसका मन कर रहा था कि ताज़ा ताज़ा मुलायम मुलायम नारियल हो। ऐसा सोचकर उसको स्वाद आ रहा था, मुंह में पानी आ रहा होगा, किसी को भी आएगा। उसके बारे में सोचते ही भीखूबाई अपने होठों को चटकारा। वाह, क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा। पहले ही सोचने लग गया खाऊंगा ऐसा स्वाद आएगा। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी, घर में तो एक भी नारियल नहीं था। तो अब कैसे बात बनेगी? नारियल तो लाना पड़ेगा। बच्चों, क्या आप उपरोक्त पंक्तियों में आए गहरे रंग के शब्दों में से कुछ शब्दों के विपरीतार्थक शब्द बना सकते हैं? जैसे ये है जो गहरे किए गए हैं ब्लैक कलर से, इनके विपरीतार्थक मतलब विलोम शब्द से है बच्चों। विपरीतार्थक भी विलोम शब्दों को ही कहते हैं। जैसे छोटी का विलोम शब्द है बड़ी, एक का है विलोम अनेक, ऐसे ही हमें इन सब के विलोम शब्द बनाने हैं। एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताने वाले मतलब उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहलाते हैं। तो इजी है। ताज़ा मुलायम का क्या होगा? ताज़ा का हो जाएगा बासा और मुलायम का हो जाएगा कठोर, उल्टा। ठीक है। छोटी का तो दिया ही है बड़ी। मीठा मीठा का होगा कड़वा कड़वा
एक का दिया है अनेक, और समस्या का क्या है, कोई समस्या है तो उसका विलोम शब्द होगा समाधान। आसान है। तो यही आपको अपनी नोटबुक में लिखना है बच्चों। वर्कशीट को अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, इन्हीं से आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आएंगे। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए और उस विलोम शब्द का चित्र भी बनाइए। जैसे दिया हुआ है देखिए, पास, ये एकदम पास में है और दूर के लिए ऐसे रास्ता रास्ता सा बना दिया। पास का विलोम शब्द है दूर। ऐसे ही सोने का विलोम शब्द क्या होगा, जागना। तो विलोम शब्द जागना, और इसमें आपको जागते हुए आदमी की फ़ोटो बनानी है। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, लेकिन आपको अच्छा जागता हुआ आदमी बनाना है। ठीक है। ये है भरा, तो इसका भरे का आएगा खाली, सबको पता है। तो ठीक है, तो आप यहाँ एक खाली बाल्टी बना सकते हैं। खाली बाल्टी बना दीजिए जिसमें बिल्कुल भी पानी नहीं भरा हुआ है। मैंने गंदी बनाई है, आपको अच्छी बाल्टी बनानी है। अब ये है, देखो ये बच्चा दुखी हो रहा है, तो इसका विलोम शब्द है सुखी या खुश, कुछ भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पे एक हंसता हुआ बच्चा आपको बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्या भीखू भाई को नारियल सच में मुफ्त में ही मिला और क्यों मिला। अब ये बच्चों आपके चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको चैप्टर पढ़ना है। इसका आंसर मैं यहाँ बता देता हूँ, लेकिन आपको चैप्टर पढ़ना है, तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। इस पाठ की समरी मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ। इसमें भीखू भाई एक कंजूस आदमी होता है, उसको नारियल खाने का मन करता है। तो पहले वो बाज़ार में जाता है, वहाँ उसको बोलता है 1 रुपये में मिलेगा। उसको 1 रुपये महंगा लगता है, तो उसको बोलता है मंडी में जाओ सस्ता मिलेगा। मंडी में उसको 50 पैसे का मिलता है, वो भी उसको महंगा लगता है। मंडी वाला कहता है कि समुद्र के किनारे चले जाओ, वहाँ सस्ता मिलेगा। वहाँ जाता है, उसको 25 पैसे बोलता है, 25 पैसा भी महंगा लगता है। फिर वो कहता है कि बगीचे में चले जाओ, वहाँ फ्री मिलेगा। बगीचे में जाता है, सॉरी वो समुद्र वाला 50 बोलता है, बगीचे में जाता है वो 25 पैसे बोलता है। फिर वो कहता है फ्री में दे दो, इतनी दूर से चल के आया हूँ, मेहनत करके आया हूँ। तो माली कहता है कि पेड़ पे चढ़ जाओ, जितना तोड़ना है तोड़ लो फ्री में। तो चढ़ जाता है, लेकिन वो, उसको चढ़ना तो आता नहीं था, चढ़ तो जाता है। जैसे जैसे फिर ऐसे ही कुछ कुछ होता है, और लास्ट में वो हेल्प मांगता है। लोग, एक ऊँट वाला आता है, फिर घोड़ा वाला आता है, वो दोनों भी उसके पैरों से लटक जाते हैं, और लास्ट में वो दोनों तीनों नीचे गिर जाते हैं। और उन भीखू भाई के साथ साथ एक नारियल भी उनके सर पे आके गिरता है। तो उसको फाइनली एक नारियल फ्री में मिल जाता है। क्यों मिल जाता है, क्योंकि नीचे गिर गया था और वो पेड़ से नारियल टूट के अपने आप उनके गिरने से गिर गया था। ठीक है। तो मैं आपसे सजेस्ट करूँगा बच्चों, आप घर पे ये चैप्टर पढ़िए अपने बड़े भाई से, अपने बड़े बहन भाइयों से, या फिर पेरेंट की हेल्प से, या फिर ऑनलाइन। पेड़ से उतरने के लिए भीखू भाई की मदद किस किस ने की, क्रम में लिखिए। सबसे पहले आया एक ऊंट वाला, ठीक है। उसके बाद आता है एक घोड़े वाला। इन दोनों ने ही भीखू भाई की मदद की थी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है बच्चों, हमने पाठ में कुछ नए शब्द पढ़े। आइए इन शब्दों को उनके अर्थ से मिलाएं और उन्हें रिक्त स्थानों में भरें। इन पंक्तियों को बोलकर पढ़िए। तो पाठ में बच्चों ये कुछ 2-3 शब्द नए आते हैं, इनका अर्थ हमें समझना है। तो चलिए समझते हैं। समस्या का मतलब होता है बच्चों परेशानी। दाम मतलब होता है कीमत। और कोलाहल का मतलब होता है शोर। ठीक है। ये इनका सिंपली मतलब होता है। क्या होता है, समस्या का परेशानी, दाम का कीमत, और कोलाहल का शोर। ठीक है। तब इन्हीं शब्दों को हमें इन पंक्तियों में भरना है, और ये हमें बोल बोल के पढ़नी है। पहली पंक्ति क्या है, मंडी में खाली फैला हुआ था। क्या फैला हुआ था, शोर, यानी कोलाहल फैला हुआ था। तो यहाँ आएगा कोलाहल। मंडी में
कोलाहल फैला हुआ था। अगला है, एक छोटी सी खाली थी घर में तो एक भी नारियल नहीं था। एक छोटी सी क्या थी? समस्या थी, एक परेशानी थी। तो यहाँ आएगा एक छोटी सी समस्या थी घर में तो एक भी नारियल नहीं था। अगला है बच्चों, नारियल वाले ने कहा ना जी ना, 2 रुपए सही। क्या बचा? तो दाम बचा, तो 2 रुपए सही दाम। ठीक है बच्चों। तो बच्चों यह थी आज की हमारी वर्कशीट। इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आई है तो बच्चों इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। बाय बच्चों।